नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को। मैं कवि छेलू चारण छेल लंबे समय बाद में आप सभी के साथ मुखातिब हूँ। और अब तक हम लेकर आए थे कवि सम्मेलन, राजस्थानी भाषा में खूब सारी बातें और भी खूब सारे कार्यक्रम, गीत संगीत, सारी चीज़ें लेकर आए। इस बार हम एक नई चीज़ लेकर आए हैं। चूँकि प्रतियोगी परीक्षाएं सामने हैं और खूब सारे युवा, बेरोजगारी का दौर है, खूब सारे युवा जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम उन सब के मार्गदर्शन के लिए एक श्रृंखला लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे उन सफलतम लोगों से जिन्होंने अच्छे प्रतियोगी परीक्षाएं जो है उनमें सफलता अर्जित की है और अच्छे अंकों से की है, अच्छी वरीयता से की है। इसी श्रेणी में आप सभी जुड़ जाएं, पेज को शेयर कर दें ताकि जितने खूब सारे लोग जो है वो आप लोगों से जुड़ सके। ओम प्रकाश जी सोनी लूणकरण सर से जुड़े हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि पेज को शेयर कर दें ताकि काफ़ी सारे युवा जो हैं वो हम लोगों से जुड़ सके और आज की जो बातचीत है उसका लाभ वो ले सकें। आप कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है, मैं यही चेक करना चाह रहा था कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। और इस बीच में हम जब संवाद इनसे करेंगे तो आपके भी जो सवाल होंगे, आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम उन सवालों को भी आपसे जवाब उनके लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं श्री धीरज कुमार। आप वर्तमान में इतिहास के व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुरा हुड्डान, जो बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील में पड़ता है। लेकिन इस बीच में इन्होंने इस इतिहास के व्याख्याता पद पर आने से पहले एक लंबा सफ़र जो है तय किया है। उससे पहले एक पारी जो है ये खेल के आए हैं और इसके अलावा इस पारी के बाद में भी एक पारी जो है नई शुरू करने जा रहे हैं। तो इस बीच में खूब सारी बातें इनसे होंगी, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं, फिर इनसे खुद से ही हम जानने की कोशिश करेंगे। धीरज कुमार वर्तमान में, जैसा कि मैंने बताया, कि राजपुरा हुड्डान में इतिहास के व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले आप लगातार 17 वर्ष तक भारतीय सेना में नौकरी करके आए हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद में आप इतिहास पद पे अभी कार्यरत हैं। इससे पहले आप 2018 में नेट की परीक्षा में पूरे भारतवर्ष में आपका सर्वोच्च स्थान था। इसके अलावा आपने 2018-19 में यूपीएससी द्वारा आयोजित जो परीक्षा होती है असिस्टेंट कमांडेंट की, आप 69वीं रैंक के साथ आप चयनित हुए। इसके अलावा 2018 में ही स्कूल व्याख्याता पद में, जिसमें अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, इसमें आपकी 16वीं रैंक थी। इसके अलावा आपने राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आयोजित एसआई परीक्षा में आपने 27वीं रैंक के साथ में 2018 की परीक्षा में अपना चयन कराया। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और अभी, हालांकि अभी आपका चयन हुआ है और पोस्टिंग होनी अभी बाकी है। 2022 में ही असिस्टेंट प्रोफेसर में 5वीं रैंक के साथ आपने अपना चयन जो है वो सुनिश्चित किया है। आपका स्वागत है। मित्र है मेरे धीरज कुमार और मेरी भाई कहें, छोट भतीजा कहें, विक्रम सिंह चारण के जरिए आज मुझसे ये मिले हैं। मेरा मन था काफ़ी समय से कि आप लोगों को ऐसे लोगों से मिलाएं। खूब सारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी संघर्ष की लंबी सफलताएं जो है वो तय की है। तो इस श्रेणी में आज एक छोटी सी शुरुआत पर है, हम बात आज करेंगे धीरज कुमार जी से। धीरज कुमार जी का स्वागत करते हुए हम थोड़ा सा आपके बारे में आपसे ही जानने का प्रयत्न करते हैं। पहले तो सर आपका स्वागत है, आप पधारें और आपने समय हमें दिया, और थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी बिलोंगिंग वगैरह के बारे में, फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। सर, मैं बीकानेर के तिलक नगर बीकानेर का निवासी हूँ और मैंने 17 वर्ष भारतीय सेना में कार्य करने के पश्चात मैंने यह निर्णय लिया कि मैं राजस्थान में कोई अच्छा फर्स्ट ग्रेड पद प्राप्त कर सकूं। इसके लिए मैंने अपने आप को तैयार किया। उससे पहले लोग ये बोलते थे कि किसी पद को प्राप्त करना एक असंभव कार्य है, सैनिक इसे कर ही नहीं सकता, किंतु मैंने मन में ठान लिया और माँ सरस्वती की कृपा से मैं इसमें निरंतर कार्य करता रहा और प्रतिदिन 10 से 12 घंटे पढ़ता रहा और आज आपके समक्ष मैं विभिन्न कंपटीशनों को पास कर प्रस्तुत हुआ हूँ सर। जी,
एक धारणा रहती है, इतना 17 वर्ष तक आर्मी में रहने के बाद में आर्मी में कहा जाता है कि आर्मी में काम करते करते तो दिमाग जो है घुटनों में चला जाता है, लेकिन आपका दिमाग तो और ज़्यादा निखर के आया है। इतनी सेवाएं आपने इसके बाद में की है, तो इसके पीछे ये मोटिवेशन जो है, क्योंकि कोई भी काम हम शुरू करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होती है, क्योंकि बिना प्रेरणा के हम जो है आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसके पीछे मोटिव क्या था, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको ललायत किया कि नहीं मुझे और ज़्यादा आगे करना चाहिए? सर मुझे जो सेना का जो मेरा जीवन था, सेना में मैंने तकरीबन 13 वर्ष की नौकरी जम्मू कश्मीर में की। अच्छा। तो वहाँ से मैं काफ़ी मजबूती के साथ उभरा, विशेषकर मानसिक रूप से। जी। मैंने यह सोचा कि लोग ये बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जनरल में कंपटीशन कर फाइट नहीं कर सका, विशेषकर फौजी बंदे तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो मैंने इसके लिए निरंतर कार्य किया, कभी कोई अवकाश नहीं लिया, निरंतर मतलब जब तक मैं तैयारी में लगा रहा मैंने प्रतिदिन कार्य किया। और आज निरंतर कार्य करते हुए आज आपके समक्ष बैठा हूँ। तो कुल मिलाकर सार रूप से मैं बोलना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए निरंतरता बनाए रखना अत्यधिक आवश्यक है। निरंतरता के द्वारा आप किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा सर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सफलता का जो है कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और शॉर्टकट से कोई सफलता प्राप्त कर ले भी तो वो भी लंबे समय तक चलती नहीं है। स्थायी एक अच्छा मुकाम बनाने के लिए आपको एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है, और तब करके सोना जो है, कुंदन जो है वो सोना बनता है। बिल्कुल, आगे की हम इसी कड़ी में कुछ बातें और करेंगे इस बारे में ही। तो थोड़ी सी चूँकि सेना से जो रिटायर होके आते हैं उसके बाद में अधिकांश लोग जो है उसी तरह का प्रोफेशन जो है वो चुनते हैं। काफ़ी सारे जो है पीटीआई सर्विस में चले जाते हैं, ज़्यादातर पीटीआई मैंने सेना से आए हुए देखे हैं। इसके बाद में कोई सुरक्षा गार्ड वगैरह इस तरह की जो खूब सारी सर्विस। लेकिन आप शिक्षण की दुनिया में आए, इसके पीछे आने का कारण क्या? सर इसके पीछे आने का कारण यह है कि मेरा सदैव मन में यह बात रही कि अपने ने जो कार्य किया है वह अधिक से अधिक युवाओं को ऊर्जावान बनाए रखना। उन्हें जिस प्रकार मैंने आसानी से इतने कंपटीशन पास कर लिए, मैं भी चाहता हूं कि उनके साथ आने वाले समय में मैं ऐसी रणनीति बना रहा हूं कि वह अपने आप में विश्वास रखें और कंपटीशन को आसानी से पास कर सकें। इसे कोई हवा न माने। आप देखेंगे कि आप निरंतरता बनाए रखें, प्रतिदिन 7 से 8 घंटे कार्य करते रहिए, तो मैं बोलता हूँ आपको किसी भी आप कंपटीशन को, चाहे वह कितना भी मुश्किल हो, आप उसको पास कर सकते हो। जी, 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं तो आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास करी। असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा भी आपने, जो प्रतिष्ठित यूपीएससी एक संस्थान है वो लेती है, वहाँ उसकी परीक्षा भी आप एक अच्छी वरीयता से आपने चयन आपने अपना सुनिश्चित करवाया है। इसके पीछे क्योंकि कोचिंग का ज़माना इतना ज़्यादा फैल गया है, आप जाएंगे कहीं भी, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली आप जाएंगे तो चारों तरफ जो कोचिंग जो है वो दुकानों की तरह ही आपको बहुत सारी दिखेगी, और युवा जो है कंफ्यूज भी इसी चीज़ में होता है कि कहाँ जाया जाए, बहुत सारी चीज़ें। आपकी इस तैयारी में कोई कोचिंग वगैरह थी, कोई गाइडेंस वगैरह? मेरी तैयारी में कोई कोचिंग का रोल नहीं है, क्योंकि मैं पुस्तकों को सर्वश्रेष्ठ दोस्त मानता हूं। पुस्तकों से बढ़िया कुछ नहीं होता। किंतु मेरे पास अब ये अनुभव हो चुका है और अति शीघ्र मैंने एक योजना बनाई है कि विद्यार्थियों को कम से कम शुल्क में, बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में ऐसे कार्य करना है। मैं आरएस के साक्षात्कार की मेरे प्लानिंग है, सब इंस्पेक्टर के साक्षात्कार, क्योंकि मैं 2-3 साक्षात्कार दे चुका हूँ और मेरा अनुभव काफ़ी ज़्यादा हो चुका है कि साक्षात्कार, कई यूट्यूबर ने इसके हवा बना रखा है कि ये साक्षात्कार इतना मुश्किल है, आरएस की परीक्षा इतनी मुश्किल है। बहुत आसान है, आप मुझ में विश्वास रखें। अति शीघ्र मैं क्षेत्र में आऊँगा और आपसे वादा करता हूँ, जितने भी बड़े बड़े ये दुकान खोलकर बैठे हैं और ग्रामीण बच्चों को, शहरी बच्चों को, उनकी बहुत ही मुश्किल से कमाई गई पूंजी को ये लोग डकार रहे हैं, ऐसा कार्य मैं करूंगा जिससे कि विद्यार्थी जिस मार्ग को मैंने अपनाया वह छेलू सिंह जी वह उसको अपना सकें और अधिक से अधिक अपना, विशेषकर पश्चिमी संभाग राजस्थान के लोग सफलता ने प्राप्त कर सके। इसको मेरा विचार है। मैं ये सवाल करने ही वाला था कि युवा वर्ग जो है, मैंने आज के शॉर्ट नोट पे, हमने पहले से कोई ऐसा प्लान नहीं था और आप ऐसे ही गांव की तरफ आए हुए थे, मैंने सोचा कि ऐसा कुछ कर लिया जाए। आपसे बात जो है, आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे साथी भी आपको सुने।
हो सकता है हम उसके बाद में कभी जब अच्छा समय मिलेगा तो और खूब सारी बातें हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन अब शॉर्ट नोट पे आ गए हैं तो हमने बिना कोई ज़्यादा सूचना भी नहीं थी, घंटे भर पहले हमने सूचना अपने दर्शकों को दी है। तो धीरे धीरे लोग और भी जुड़ेंगे, हम और सारी बात भी करेंगे। तो मैं आपसे सवाल ये करने ही वाला था कि युवा जो है आपसे काफ़ी अपेक्षा करते हैं। मैंने डाला अभी सूचना जब डाली थी तो कुछ कमेंट्स आए थे कि सर से हमें बात करनी है। आपको पहले से काफ़ी लोग जानते हैं, सूरतगढ़ भाटिया आश्रम के जरिए जानते होंगे, संभव है और भी तरीके से, और आपने इतनी सफलताएं जो प्राप्त की है तो सीधी सी बात है। और आपका इतना सरलतम और सीधा सा, और दूसरा आपका जो एक सोच है कि ग्रामीण जो युवा है वो कोचिंग्स के स्फेयर के अंदर कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, उनके लिए सही मार्गदर्शन जो है वो जरूरी है। तो मैं पूछने वाला था कि आप इसके लिए क्या करने वाले हैं और आपका कोई प्लान आपके मन में है कि मैं कुछ कर सकता हूं तो ये करूंगा। सर, मेरा सर्वप्रथम विचार ये है कि EORO की जो परीक्षा है, जिसे सो कॉल्ड कोचिंग ने एक बहुत बड़ा हुआ बना के रख दिया है, RS की प्री और मेंस की जो कार्य करने की जो मैंने रणनीति बनाई है, और आने वाले कई कंपटीशन है जिनमें समसामयिक की बहुत ही मुख्य रोल प्ले करती है। तो मेरा विचार ये कि इन क्षेत्रों को विद्यार्थियों के लिए इतना आसान बना दिया जाए और उन्हें इस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए कि उन्हें बड़े से बड़ा कंपटीशन भी बहुत ही आसान लगे। क्योंकि जब एक कहावत है, खुद ही को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब इरादे इतने बुलंद होने चाहिए दोस्तों। एक सैनिक जिस प्रकार कार्य करता है, आप भी एक विद्यार्थी सैनिक बन जाइए और अपने मुकाम, अपने सपनों को साकार करने के लिए आप, मेरी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आने वाले वीडियो में बताऊंगा, आप उस पर निरंतर कार्य करते रहिए। और छैलू सिंह जी ने मुझे आज इतना महत्वपूर्ण समय दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी कंपटीशन को आसानी से पास कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है जी। सामान्य व्यक्ति पास करते हैं, कोई बड़े सड़क से उतर के लोग नहीं आते इसको। तो आप अपनी योग्यता में विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें और नकारात्मक लोगों से थोड़ी दूरी बना लें। जी। दूसरा, अभी खूब सारे आप खुद दे करके आए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार जो हो रहे हैं और अभी होने वाले हैं, 12 तारीख से फिर से शुरू हो रहे हैं, कुछ विषयों के हैं। मेरा छोटा भाई खुद भी देने वाला है। साक्षात्कार के समय आपको किस तरह का व्यवहार अपने आप से करना चाहिए और किस तरह की तैयारी के साथ आपको जाना चाहिए और क्या लेवल अपने आप को रखना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा। साक्षात्कार सर जो होता है वो मुख्य व्यक्तित्व का टेस्ट होता है, व्यक्तित्व का। क्योंकि आपकी लिखित परीक्षा का तो वो टेस्ट ले चुके होते हैं। आप अपने आप को समसामयिक मुद्दों पर जागरूक रखें। उसके बाद आप विनम्र रहें। जब आप अंदर एंटर होते हैं इंटरव्यू कक्ष में तो आप सबको संबोधित करें, किसी के ईगो को हर्ट न करें और आराम से अपनी बातों को प्रस्तुत करें, बहुत ही जोश और होश के साथ। बिल्कुल भी घबराए ना, क्योंकि आधा जो खेल होता है वह घबरा के हम खो देते हैं। यदि हम ऊर्जावान बने रहेंगे तो सामने वाला कुछ भी पूछे तो हम उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। एक कहावत है ना, जिस शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है। यदि शुरुआत ही अच्छी ना हो तो अंत कहाँ से अच्छा होगा। जी बिल्कुल 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 सही बात आपने कही कि शुरुआत जब कहते हैं ना कि जब शुरुआत हो गई तो आधा काम तो पूरा वैसे ही हो गया है। और इसके बारे में अभी मैंने जब हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि आप लोग इसके बारे को इस प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह शुरू करने वाले हैं, तो उसके बारे में आपका क्या प्लान है और कब से ये शुरू करेंगे और उसका क्या रहेगा चार्जेज वगैरह खैर धीरे धीरे आते रहेंगे, लेकिन आपकी योजना क्या रहेगी? सर, मैं पैसों को सैनिक कभी मुद्दा रखता ही नहीं। पैसे की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि मैं रखूंगा 200 300 400 रुपये पर मंथ रखूंगा, क्योंकि मुझे इसके लिए एक टीम बनानी होगी। और किंतु मेरा यह विचार है कि आने वाले कुछ 10-15 दिवस के पश्चात मैं इस क्षेत्र में उतरूंगा। और जो इतना लोगों ने बहुत बड़ा जो मुद्दा बना रखा है कि ये सो कॉल्ड बड़ी बड़ी दुकानें खोल के बैठ गए, तो मैं उनकी दुकानों में विश्वास नहीं करते हुए, हमारे टीम में विश्वास करते हुए पश्चिमी राजस्थान को क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए विशेषकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, नागौर क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक कार्य करना और क्षेत्र को अधिक से अधिक कंपटीशन के क्षेत्र में आगे ले जाना। क्योंकि सब किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का मुख्य मुद्दा है विचार। यदि मैं आप में वो विचार डालूंगा जो मैंने खुद अपनाए हैं, जो चीज़ें मैंने खुद ने की है,
कि मेरे जैसे मेरी आप मार्कशीट उठा के देखोगे तो मैं सब क्लासों में 2nd डिवीजन से ही पास हुआ हूँ, किंतु हौसलों को मैंने इतनी उड़ान दी है कि हौसलों को कि हम जब बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा पाएंगे। यदि हम सोच छोटी रखेंगे, सोच ये ऐसी रखेंगे पर ये होगा नहीं, तो वो होता ही नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ही दिनों में मैं वापस टेस्ट सीरीज के साथ आऊँगा, पूरी योजना आपके माध्यम से मैं अवगत कराऊँगा और इतनी शानदार योजना अपनी रहेगी कि मैं वादा करता हूँ सिर्फ आपको मेरा इसमें सहयोग करना है, हम और अच्छे रिजल्ट निकालेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। जी जी जी। खैर, आपने सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के प्रतियोगी परीक्षाएं जो है पैरेलल चलती है और आपने दोनों में ही सफलताएं अर्जित की है। दोनों में, दोनों के स्टैंडर्ड में, दोनों के लेवल में, दोनों के तैयारी के स्तर में क्या अंतर रहता है और दोनों की तैयारी करते वक्त किताबों के चयन में क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, इस विषय में कुछ बातें। किताबें हमेशा अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए जिनमें कि ऑथेंटिक सूचना हो, क्योंकि अपने कोई भी इधर उधर से सस्ती किताब ले आते हैं तो उससे हमारा क्या है कि हमारे ज्ञान का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। निश्चित ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में अंतर रहता है, क्योंकि सेंटर के जो भी एग्जाम होते हैं इसमें अंग्रेजी ज्ञान को अत्यधिक वरीयता दी जाती है, किंतु राजस्थान की जो कंपटीशन है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छे स्तर के माने जाते हैं हमारे देश में। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कंपटीशन दोनों ही आसान भी है और मुश्किल भी। आसान सिर्फ आप एक अच्छी रणनीति बनाकर एक अच्छे विचार से उसको पा सकते हैं। जी। असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी पोस्टिंग होनी है, चयन आपका हो गया 5वीं रैंक के साथ में। उसकी तैयारी के लिए स्पेशली इतिहास विषय से आपने तैयारी की है, इतिहास में आपने चयन करवाया है। इसके लिए स्पेशली किस तरह की कौन सी पुस्तकें, एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड की, ये एक बहुत सारा झोल रहता है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में है तो बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि सर एक सेट किताब का उपलब्ध करवाएं, आपके पास है क्या। तो कौन कौन सी कैसी किताबें जो है उसके लिए पढ़नी चाहिए। और मैंने बहुत क्योंकि हमने भी तैयारी की है, हमने तो वो कहते हैं ना राजस्थानी में धाप कर ली, वो एक अलग बात है, लेकिन हमने तैयारी करते हुए लोगों को देखा है, अपने साथियों को देखा है कि 4-4, 5-5 गाइड्स सामने पड़ी रहती है, इसमें देख लें, फिर इसमें मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे, चारों तरफ वो मिला कर कंफ्यूज रहते हैं खूब सारे। ये सारी बातें जो है मैं एकदम हो सकता है ठीक ठाक नहीं पूछ पा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, उसको समझते हुए मैं सभी विद्यार्थियों को यह सुझाव देना चाहता हूं, अधिक किताबें न पढ़ें, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र होता है दोहराव, यानी कि रिवीजन। जब रिवीजन नहीं होगा तो हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते अच्छी किताबें। अगर तो इतिहास के लिए आप कॉलेज व्याख्याता के लिए तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपको प्राचीन भारत के लिए आपको सौरभ चौबे की पुस्तक और साथ में आर्य गाइड, मध्यकाल के लिए LP शर्मा, इम्तियाज अहमद और सौरभ चौबे की मध्यकाल की पुस्तकें, आधुनिक भारत के लिए आपको विपिन चंद्रा जी की पुस्तक आर्य गाइड पर्याप्त है। इसका बारी बारी रिवीजन करें। विश्व इतिहास के लिए आप अरविंद भास्कर जी की ऑरेंज पब्लिकेशन की विश्व इतिहास की पुस्तक, उनकी ऑब्जेक्टिव की पुस्तक, उसी प्रकार राजस्थान के संकल्प जो श्री गंगानगर से निकलती है राजस्थान इतिहास, उसको पढ़ें। उसके बाद दिशा के प्रश्न पत्रों का बार बार दोहराव करें और सिखवाल की मानचित्रावली नामक पुस्तक को बार बार 3rd पेपर के लिए बार बार पढ़ें, तो आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी। जी बिल्कुल। खैर, ये तो बात हुई कि आपने जो सफलताएं प्राप्त की है उस विषय में, उस क्षेत्र में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अब थोड़ी सी बात युवाओं की भी हम कर लें। 10वीं 12वीं के बाद में बच्चे जो है कुछ ऐसे घरों जिनके ऊपर एक प्रेशर रहता है, दबाव रहता है नौकरी का, क्योंकि उसका घर जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक तैयारी करवाने में इतना रहता नहीं है। तो 12वीं कम से कम 12वीं मान ले, 12वीं करने के बाद में ऐसी कौन सी नौकरियां हैं जिनके अंदर जाने के लिए फ़ायदा है, लाभ है, और किस तरह से उनकी तैयारी करनी चाहिए। पहले तो हम आर्मी से ही ले लेते हैं। आर्मी में आजकल अग्निवीर योजना लॉन्च हो गई है और इसके बड़े फायदे भी हैं। 4 साल आप नौकरी कर लीजिए, आपको एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। तत्पश्चात आके आप एक डिसिप्लिन व्यक्ति बन जाएंगे और आपको स्टेट गवर्नमेंट्स में कोटा मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में आपको कोटा मिलेगा और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। किंतु इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा और अपने फिजिकल एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप सेना में जा सकते हैं, समांतर रूप से आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर सकते हैं और उसके पश्चात आप यदि प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं तो आप
12वीं क्लास के बाद से ही निरंतर अध्ययन के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को, अपनी प्रतिभा को निखारने का कार्य करते रहें। निरंतर किताबों, कॉलेज का जो जीवन है उसमें किताबों पर अच्छी तरह से जी केंद्रित रहें। जी बिल्कुल। आपको जब भी हम आपसे मिलते हैं, जब भी हम आपसे बात करते हैं, तो आपका चेहरा एकदम हमेशा गंभीर सा दिखाई देता है और लगता है कि अभी भी बैठे हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में और कुछ चल रहा होगा, कुछ पढ़ रहे होंगे। तो इस चेहरे के पीछे कुछ और इंटरेस्टिंग और कुछ रुचि जो आपके मन में कुछ है जो हम नहीं जानते हैं, वो धीरज कुमार जिनको बाहर की दुनिया नहीं जानती है, उसके पीछे भी कोई शौक आपका, कोई रुचियाँ, संगीत वगैरह, कविताएं कुछ हैं? सर, मेरा मुख्यतः क्रिकेट खेलना मेरा शौक़ है, क्योंकि मैं जब भी समय मिलता तो क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। पिछले 3.5 साल से मैं तैयारी में था तो मैं क्रिकेट खेल नहीं पाया सर। मुझे हमेशा ये रहता है कब क्रिकेट खेलूँ। अभी मैं आरएस बनने की मेरी इच्छा थी मेरा सदैव, किंतु फिर मैंने सोचा कि आरएस के क्षेत्र में जाके मैं बहुत ही कम कार्य कर पाऊंगा। यदि मैं विद्यार्थियों को राजस्थान में अधिक से अधिक चयन निस्वार्थ भाव से दिला पाऊं तो मेरा जीवन सफल है। तो फिलहाल जो मेरा शौक है क्रिकेट खेलना, वो भी मैं खेलूंगा और साथ में विद्यार्थियों का अधिकतम साक्षात्कार जो अभी आने वाले हैं उस क्षेत्र में मेरा काफ़ी अच्छा मेरा अनुभव हो चुका है। 3 साक्षात्कार मैंने बहुत ही शानदार नंबरों से निकाले हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अधिक से अधिक विद्यार्थी मुझसे जुड़ें और आपके चैनल के माध्यम से वो मुझसे जुड़ें और उनका अधिक से अधिक लाभ हो, ऐसा मेरे मानना। हम लोग भी क्योंकि हमने 2 साल तक निरंतर बहुत सारे साक्षात्कार यहाँ से किए हैं और हमारा खुद का मन रहता है। मैं भी अभी पहले मन यही था कि हम आपसे राजस्थानी में ही बात करें, लेकिन तुरंत ये बात हुई और तुरंत इतना संभव, क्योंकि इतना ज़्यादा है नहीं कुछ भी। आपकी भाषा, मेरी भाषा, सब एक जैसी भाषाएं हैं। राजस्थानी बहुत आसानी से, आराम से बोल सकते हैं। आप बोलते हैं, वो हम समझते भी हैं। खूब सारे इंटरव्यूज जो है सारे राजस्थानी में हमने किए। आने वाले साक्षात्कार जो है कोशिश यही रहेगी कि राजस्थानी में हम करें, क्योंकि राजस्थानी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा को लेकर के एक कंफ्यूजन रहती है। हम अक्सर कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी हमारी जो है उसको आप राष्ट्रभाषा भी अगर संवैधानिक दृष्टि से देखेंगे तो राष्ट्रभाषा भी वो नहीं है, लेकिन हमने एक भावुकता से मान लिया है कि वो एक राष्ट्रभाषा है। लेकिन एक देश के स्तर पे, एक राष्ट्र के स्तर पे देखेंगे तो हिंदी ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी चल रही है। लेकिन हमारे क्षेत्र के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है, आप भी स्कूल में पढ़ाते हैं, आप देखते भी हैं कि बच्चे जो हैं वो राजस्थानी भाषा में या यूं कहें कि किसी भी क्षेत्र में अपनी मातृभाषा में जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा लगाव और जुड़ाव उनका रहता है। तो अपनी मातृभाषा बोलने से लेकर के, अपनी मातृभाषा का इम्प्लीमेंट्स को लेकर के आपके विचार हम जानना चाहेंगे। आने वाले इंटरव्यूज में हम राजस्थानी में बात करेंगे और आज बिना कोई तैयारी के शॉर्ट नोट पे हमने ये साक्षात्कार छोटा सा किया है। संभव है कि आने वाले समय में आपकी जब ये टेस्ट सीरीज आएगी तब हम अच्छे तरीके से और पहले से सूचना दे करके हम इस बारे में बात करेंगे। तो तब हम राजस्थानी में आपसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले सभी श्रृंखलाएं जो है, सभी साक्षात्कार जो हैं वो राजस्थानी में हम करें, बात करें। तो मातृभाषा को लेकर के मैं पूछ रहा था कि आपके विचार, मातृभाषा में शिक्षण जो है स्कूल में हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो कितना सहायक रहता है? सर, क्या मैं मारवाड़ी यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, और आनंद ही आनंद है मारवाड़ी यूज। सर, ये है कि राजस्थानी भाषा, जब मैं फौज में भी हो तो लोग बोलता राजस्थानी भाषा सब मीठी है। इनमें क्या है कि एक लहजो है, बड़ा ने एक सम्मान है, टाबरा ने एक इज्जत है, एक अपने आप में राजस्थानी की एक परंपरा है, बड़ी सुदृढ़ परंपरा है। क्योंकि मिनक ने बड़ी इज्जत देने को जो सब सरल तरीकों पर राजस्थानी में हुआ है। तो राजस्थानी भाषा ने बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में इतो मान कौन मिल सको है। आपने इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने खातर आप संघर्ष भी करियो, पर इन्हें हणे तक कोई राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता कौन मिल सकी है। बड़ा दुर्भाग्य री बात है। क्यों? जब आप तेलुगु, मराठी, इवन नेपाली, भूटानी जब बाहर ने देखा तो मन में कचोट से उठा है कि राजस्थानी क्यों कौन मिले। तो आपने प्रयास करना चाहिए, क्योंकि राजस्थानी भाषा अपनी जुड़ावरी भाषा है। आप लोगों ने घणो जोड़ा है। आज आप
अंग्रेजी कल्चर में अपनी भाषा ने खो रहा दिन पर दिन खो रहा, नकल की बंदर हो रहा। आपन अपने टाबरा ने अपने स्कूल में हिंदी तो करनी ही करनी चाहिए, अंग्रेजी सीखनी चाहिए, किंतु राजस्थानी पर अपन अधिक फोकस रहना चाहिए, मेरा इस मानना है। मन थे यहाँ पहले बता देता नहीं कि मैं एकदम सहज हूँ, कोई दिक्कत भी को नहीं, तो आप पूरी बात ही पूरी राजस्थानी में करता और बढ़िया तरीके मन तो और और मिलने वालों है, क्योंकि खूब सारा हमारा साथी जगह है कि थे अचानक किया हिंदी में क्या आ गया, तो ओढ़बो भी मिलने वालों है, तो आप बात पूरी करता तो और बढ़िया तरीके में बात चलती। थारू रिक्वेस्ट है, ओढ़बो ना दिया फौजी बंदारी विनम्र निवेदन है थारू ए तो कोई बात को नहीं। आप खूब सारी बात अगली बार जब भी आप टाइम मिले लो। आज एक शॉर्ट नोट पर थोड़ी सी अचानक की गांव आएडा हा और विक्रम सिंह चारण भतीजो भी है, भी हम उम्र है तो मित्र कहो भाई कहो कुछ भी कहो, तो हमारे स्टाफ में आप लागेड़ा है तो आएडा हा मिला, तो मैं देखो आज आप थोड़ी सी घटाई आऊँ बातचीत जो की है आप लोगों में जुड़वा दूँ, आप लोगों से बात कर ले। आंसू जब भी संपर्क करना है तो आप मेरा नंबर आप सबड़ागन है और नहीं है तो मैं कमेंट बॉक्स में या कठिन कड़े छोड़ देशूँ, तो आप मेरे से संपर्क कर ले। आरा नंबर भी मैं जगह है डाल देशूँ, तो आप कोई भी इन आंसू बात करनी चाहो और कोई भी इन तरह कोई युवा जो है वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे है, तो वो अगर आंसू बात करनी चाहे और मार्गदर्शन लेनी चाहे तो आराम से ले सको। बड़ा सहज आदमी है, सीधा आदमी है और कोई ताम झाम को नहीं, क्योंकि मैं बात जब करो तो मैं क्यों आप घर बैठे ही कर ले थे, घर बैठे क्या मन फेसबुक फासबुक वाला है लाइव लू है जगह आवे को नहीं, तो आने सागल बिठाना पड़ा और बातचीत जकी है आप घर बैठे ही कर ली, तो आप फिर मिल से और खूब सारी बातें आप सु कर जाता जाता युवाओं खातर आप कोई संदेश संदेश मेरो इतो ही है कि आप अति शीघ्र RS प्री RS मेंस और मेरो टारगेट है कम पश्चिमी राजस्थान 50 से 70 लोग RS परीक्षा में चयनित कराना मेरो मुख्य ध्येय वही है। इन खातर मैं खुद RS को त्याग करो है और मैं और भी EO RO और इतिहास विषय राजस्थान कला और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही शानदार कार्य करूंगा। आप मुझ पे विश्वास दर्शाएं, एक सैनिक में विश्वास दर्शाएं, एक शिक्षक में विश्वास दर्शाएं और मेरे मित्र छैलू सिंह जी ने जो अमूल्य समय दिया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक लोग इनके चैनल को और भी ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद खम्मा गणी, जय माता दी। बहुत बहुत आभार। आप सगड़ा इतनी टाइम दियो और आप सगड़ा आराम से सुन रहा। आप फेरू कदे भी और कोशिश करा कि आ एक श्रृंखला जकी है चलावा और भी खूब सारा मित्र जगह है, खूब सारा साथी जगह है। मैं आप अपने क्षेत्र में बढ़िया काम करे है, बांसू आपने मिलावन की कोशिश कराला और हर तरीके का काम जो है आप साहित्य संगीत और इन तरह की सफलता प्राप्त करी वाला जगह साथी है। बारी बात आप लोगों से करावन की कोशिश कराला। फिलहाल आप देव इजाजत। जय राजस्थान, जय राजस्थान, जय राजस्थान।